नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने नया चैप्टर शुरू कर चुके हैं जो अपना छठा चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अपने कार्य के बारे में पढ़ रहे थे तो कुछ एक बातें कार्य के बारे में पढ़ ली थी और कुछ एक बातें आज अपने फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फिर अपने आगे शुरू करेंगे ऊर्जा के बारे में और शक्ति के बारे में। तो कार्य के बारे में मैंने आपको बताया था, कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल तथा बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल, दोनों का गुणनफल करते हैं तो उससे जो आपको राशि प्राप्त हो जाती है वो आपकी क्या कहलाती है? कार्य कहलाती है, ठीक है। जैसे अगर अपने मान करके चले कि हमारे पास में कोई एक पिंड है और पिंड जो है उस पर कितना बल कार्य कर रहा है? एफ वेक्टर बल जो है वो कार्य कर रहा है। इस बल के कार्य करने पर पिंड जो है उसमें विस्थापन कितना हो रहा है? एस वेक्टर विस्थापन हो रहा है। तो बल तो एफ वेक्टर है और विस्थापन कितना है? एस वेक्टर है। तो अपने कार्य जो है वो किसके बराबर होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ये अपने किसका सूत्र होता है? कार्य का। यहाँ से कार्य किसके बराबर आ जाता है? एफ एस कोस थीटा के बराबर आ जाता है। डब्ल्यू किसके बराबर आ जाता है? एफ एस कोस थीटा के बराबर आ जाता है। दूसरा, इसके अंदर आप सभी जानते हो कि एफ वेक्टर यानी बल जो है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। और विस्थापन जो है वो भी कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। परंतु कार्य किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। तो अपने इसे इन दोनों के डॉट गुणनफल के रूप में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोस थीटा, और कल मैंने जो क्लास थी उसके अंदर आपको बताया था कि जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो कोस थीटा के रूप में खुलता है। तो अपना एफ, ये जो डब्ल्यू है ये किसके बराबर आ जाता है? ये एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर के बराबर आ जाता है, ठीक है। यहाँ से अगर अपने अन्य रूप में बात करें, जैसे अगर अपने ये बात करें कि भाई हमारा जो पिंड है उस पर एफ वेक्टर बल लग रहा है और उसकी वजह से विस्थापन जो हो रहा है वो कितना है? डी आर वेक्टर है। यानी गणितीय रूप में अगर अपने ये बोलना चाहें कि पिंड जो है, पिंड पर बल कितना लग रहा है? एफ वेक्टर लग रहा है और इस बल के कारण पिंड में विस्थापन कितना हो रहा है? पिंड में विस्थापन डी आर वेक्टर हो रहा है। तो अपना जो कार्य डी डब्ल्यू है, कार्य डी डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ से कार्य डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के। किसके बराबर आ जाएगा? डी डब्ल्यू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के बराबर आ जाएगा। अगर अपने ये मान करके चले कि अपने ये जो बल लग रहा है ये वस्तु को ए से बी तक विस्थापित कर देता है, यानी ए वस्तु, उसकी प्रारंभिक जो स्थिति है वस्तु की वो क्या थी? ए थी और अंतिम स्थिति उसकी क्या है? स्थिति बी है। यानी इस बल के कारण वस्तु जो है वो ए से क्या हो जाती है? विस्थापित होकर के बी पर पहुंच जाती है। तो उसमें अपने इसका क्या कर देते हैं? समाकलन कर देते हैं डब्ल्यू ए से बी और क्या आ जाएगा? एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक, ठीक है। तो ये क्या आ गया? डब्ल्यू ए बी इक्वल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ए से बी। ये हमारे पास में किए गए कार्य का मान है। तो कार्य का जो फॉर्मूला है ये अपने सामने प्राप्त हो गया है। अब देखिए एफ वेक्टर की अगर बात करें तो एफ वेक्टर किसी भी प्रकार का हो सकता है, नियत हो सकता है, या फिर अपने एफ वेक्टर जो है वो कैसा हो सकता है? परिवर्तनशील हो सकता है। एफ का मान किसी भी प्रकार का हो सकता है। अपने आगे ये केस पढ़ेंगे कि एफ अगर परिवर्तनशील हो तो क्या होगा और एफ जो है नियत हो तब क्या होगा, ठीक है। तो ये अपने किसका मान आ गया? डब्ल्यू का मान आ गया, कार्य का मान आ गया। लास्ट क्लास में जो अपने बात कर रहे थे कि कार्य जो है किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है और इसका SI या MKS पद्धति जो है उसमें अगर मात्रक देखें तो इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और जो CGS पद्धति है इसमें मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है, ठीक है। जूल या अर्ग इसका क्या है इसके मात्रक है। SI पद्धति या MKS पद्धति में जूल है और CGS पद्धति में क्या है? अर्ग है। तो अब मैंने आपको बताया कि कार्य किसके बराबर होता है? बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है। बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है। तो बल का तो मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो ये बन जाता है जूल इक्वल न्यूटन इंटू मीटर। और यहाँ अर्ग क्या बनेगा? अर्ग क्या बनेगा? डायन इंटू सेंटीमीटर, डायन इंटू सेंटीमीटर बनता है। और 1 जूल 1 अर्ग में अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए, 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7
अर्घ के, ठीक है। और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक अर्घ और जूल जो होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के। ये जो रिलेशन है, ये जो हम लोगों ने शुरुआत का जो चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर हम लोग विमा पढ़ करके आए हैं, विमा के अंदर हम लोगों ने क्या किया, इसे व्युत्पन्न किया कि 1 जूल जो 10⁻7 अर्घ के बराबर कैसे होगा। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, देखिए 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10⁻5 होते हैं। तो 5 तो ये, 2 ये, कितना आ गया, 10⁻7 आ गया। तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। अपने इसके अन्य कुछ एक मात्रक और भी होते हैं, उनकी भी बात करेंगे, पर उससे पहले अगर अपने 1 जूल को परिभाषित करना चाहें तो अपने इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि पिंड पर 1 न्यूटन बल लग रहा है, यदि पिंड पर क्या हो रहा है, 1 न्यूटन का बल लग रहा है, पिंड पर अपने क्या कर रहे हैं, इसे परिभाषित कर रहे हैं अपने 1 जूल को कि यदि पिंड पर कितना बल लग रहा है, 1 न्यूटन का बल लग रहा है। और 1 न्यूटन का बल लगने पर पिंड जो है वो बल की दिशा में 1 मीटर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो किए गए कार्य W का मान जो है वो कितना होता है, 1 जूल होता है। यानी 1 जूल को अगर आप लोग परिभाषित करना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो कि किसी भी पिंड पर यदि 1 न्यूटन बल लगाने पर पिंड में विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य जो है वो कितना होता है, 1 जूल होता है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ से एक अर्घ को भी परिभाषित कर सकते हो कि एक अर्घ किसके बराबर होता है। तो एक अर्घ की अगर आप परिभाषा देना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, यदि किसी पिंड पर एक डायन का बल आरोपित किया जाए, यदि किसी पिंड पर एक डायन का बल आरोपित किया जाए और उस बल के कारण बल की दिशा में वस्तु जो है वो कितनी विस्थापित हो, 1 सेंटीमीटर हो। एक अर्घ का बल लगाने पर वस्तु 1 सेंटीमीटर विस्थापित हो तो उस समय वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 अर्घ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन्हें क्या कर सकते हो, परिभाषित कर सकते हो। कुछ एक मात्रक इसके और भी आपके दिए गए, जैसे KWH की अगर अपने बात करें, किलोवाट घंटा वगैरह की बात करें, तो उन सब मात्रकों की भी अपने यहाँ पर बात कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग देखो कैलोरी वगैरह के, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो इन्हें भी आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि KWH क्या होता है, या फिर अपने अन्य जो इसके मात्रक हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह वो किस प्रकार से लिखते हैं। परंतु उन मात्रकों को हालांकि आपको पता होना चाहिए कि जो कार्य और ऊर्जा है, जो कार्य और ऊर्जा है उनके मात्रक और विमाएं क्या होती है, समान होती है। परंतु फिर भी ये जो ज़्यादातर मात्रक है जैसे KWH, अपने आगे बात करेंगे, तो इन मात्रकों को ज़्यादातर किसके लिए काम में लिया जाता है, ऊर्जा के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। और जूल जो है ये अपने दोनों के लिए सामान्यतः काम में लेते हैं, कार्य के लिए भी लेते हैं और ऊर्जा के लिए भी काम में लेते हैं, ठीक है। तो इसके मात्रक जूल हो गए, अर्घ हो गए। बाकी ऊर्जा और कार्य जो इनके मात्रक सेम होते हैं, जो मात्रक अपनी ऊर्जा के लिए काम में लेते हैं वही कार्य के लिए लिख सकते हैं, और जो कार्य के लिए लिखते हैं वही अपनी ऊर्जा के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने कुछ एक बातें थी इनके मात्रक के बारे में। अगर यहाँ से विमा निकालनी हो तो विमा आप लोग आराम से निकाल सकते हो, अपने बहुत सारी विमाएँ निकाल चुके हैं अब तक। सबसे पहले तो यहाँ देखो आप लोग बल और विस्थापन, तो बल की विमा लिखो अगर आप लोग, तो बल की विमा तो m1 L1 T-2, विस्थापन की L की पावर 1, तो ये बनता है m1 L2 T-2। तो इसकी विमा आ जाती है m1 L2 T-2। ये क्या है, हमारे पास में विमा है, ठीक है। अब आगे अपने बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा अपने इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि गतिज ऊर्जा जो है वो कार्य के साथ में किस प्रकार से संबंधित होती है। ऊर्जा और कार्य जो अपने प्रमेय है उस प्रमेय को भी अपने देखेंगे आज। तो सबसे पहले अपनी गतिज ऊर्जा पढ़ लेते हैं। गतिज ऊर्जा का क्या मतलब है। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है कि जो गतिशील पिंड होता है उसमें जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसे अपने गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए सबसे पहले अपने देखते हैं गतिज ऊर्जा, अपना टॉपिक है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हमारा नया टॉपिक है। तो सबसे पहले देखिए गतिज ऊर्जा का क्या मतलब है। गतिज ऊर्जा का मतलब है पिंड की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है, यानी पिंड की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को अपने क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो ये ऊर्जा किसके कारण आती है, पिंड की गति के कारण,
पिंड की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? पिंड की गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब आगे अपने अगर बात करें तो गतिज ऊर्जा किसमें होती है? गतिमान वस्तुएं जितनी भी होती है उनमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। जैसे बंदूक से छोड़ी गई जो गोली होती है उसकी जो ऊर्जा होती है वो कौन से रूप में होती है? गतिज ऊर्जा के रूप में निहित होती है। ठीक है, अब अपने गणितीय गणना के लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m है। ठीक है, हमारे पास में क्या है? कोई एक पिंड है और पिंड का द्रव्यमान कितना है? पिंड का द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल m है। तो हमारे पास में क्या है? स्मॉल m द्रव्यमान का कोई एक पिंड है और ये जो पिंड है इसका प्रारंभिक वेग क्या था? प्रारंभिक वेग 0 था। कितना था? 0 था। यानी ये कौन सी अवस्था में? अभी तक प्रारंभिक अवस्था में। अब अपने क्या करते हैं? पिंड पर F बल आरोपित करते हैं। पिंड पर F बल आरोपित करते हैं। तो जैसे ही F बल आरोपित करते हैं तो हमारा पिंड जो है वो क्या करता है? v वेग से गति करना प्रारंभ कर देता है और पिंड जो है वो s वेक्टर जो है उसमें क्या आ जाता है? पिंड में विस्थापन आ जाता है। ठीक है, यानी पिंड जो है वो s से क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है और पिंड का वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। सारी बातें फिर से बताता हूँ। हमारे पास में क्या है? एक स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग अपने कितना मान रखा है? 0 मान रखा है। यानी विराम अवस्था से वो गति करना क्या करता है? प्रारंभ करता है और s विस्थापन तय करने के बाद में उसका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। तो अब अपने क्या करते हैं? अब अपने इसमें गति की समीकरण जो है वो काम में लेते हैं। देखिए अपने क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं गति की तृतीय समीकरण से। तो गति की तृतीय समीकरण अपने क्या होती है? v² बराबर u² प्लस 2as। अपने क्या लिख सकते हैं? v² बराबर u² प्लस 2as लिख सकते हैं। और अभी हमने बात की है कि प्रारंभिक वेग कण का क्या था? 0 था। यानी विराम अवस्था से अपना पिंड जो है वो गति करना क्या कर रहा है? प्रारंभ कर रहा है। तो अपना v² 0 प्लस कितना आ जाता है? 2as आ जाता है। ठीक है, यानी v² किसके बराबर है? 2as के बराबर है, क्योंकि u का मान तो कितना आ गया? 0 आ गया। फॉर्मूला था v² बराबर u² प्लस 2as, परंतु u का मान 0 तो v² बराबर 0 प्लस 2as आ गया। अब देखिए, अब अपने पिंड पर कितना बल आरोपित कर रहे हैं? F बल आरोपित कर रहे हैं। पिंड का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m है। पिंड का वेग v है और कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है? उसमें a त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ से a किसके बराबर है? a बराबर है हमारा F/m के। a किसके बराबर है? F/m के बराबर है। ठीक है, अब देखिए अपने आगे क्या लिख देंगे इसे। अब आगे अपने ये जो मान है a का इसके अंदर रख देंगे। जैसे ही ये मान आप लोग रखते हो तो ये बनता है v² बराबर 2F/m और s। क्या बनता है? v² बराबर 2F/m। ठीक है, और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो? यहाँ से आप लोग F जो बल है उस F बल का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हो। तो बल F का मान अगर अपने यहाँ से ज्ञात करें तो देखिए क्या आएगा? बल F का मान, बल F यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा? एक तो आ जाएगा mv² के, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई में। दूसरा 2s के भी क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। 2s के भी क्या आ जाएगा? ये भाग में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये अपने किसका मान आ गया? बल F का मान आ गया। अपने बात कर रहे हैं कार्य की, और कार्य जो है वो किसका रूप होता है? ऊर्जा के और रूप होता है एक प्रकार का। तो अब देखिए अगर अपने क्या करें, अब अपने इसे लिखें कार्य की परिभाषा से। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो W बराबर mv²/2s इंटू s से s कैंसिल। तो W बराबर 1/2 mv²। W किसके बराबर? 1/2 mv² के बराबर। ठीक है, और अब अगर आगे अपने देखें तो अपने यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर अपने बल जो है, बल के द्वारा पिंड को v वेग देते हैं तो जो कार्य करेंगे वो कार्य किसके रूप में स्टोर हो जाएगा? वो कार्य पिंड की गतिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। यानी अपने क्या करें? किसी पिंड पर F बल आरोपित करें। F बल आरोपित करने पर पिंड में S विस्थापन उत्पन्न हो और v वेग से पिंड अगर क्या करना प्रारंभ कर दे? गति करना प्रारंभ कर दे, तो पिंड द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर हो जाता है?
गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। यानी हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो इस कंडीशन के अंदर अपना k किसके बराबर आएगा, 1/2 mv² के बराबर आएगा। यानी अपने लिख सकते हैं 1/2 m v वेक्टर डॉट v वेक्टर, इस रूप में भी अपने इसे लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये वाला जरूर याद रखना है। काइनेटिक ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा जो होती है उसका सूत्र होता है 1/2 mv²। जो अपने पास में इसका सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2 mv² होता है। और अपने इसे लिख सकते हैं k = 1/2 m v वेक्टर डॉट v वेक्टर, किसका सूत्र है, ये हमारे पास में गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ने के बाद में अपने नया टॉपिक शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय अपने पढ़ते हैं और बात करते हैं किसी नियत बल के लिए। ठीक है, देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय अपना नया टॉपिक, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय। और अपने ये जो प्रमेय अभी के लिए सिद्ध कर रहे हैं वो अपने सिद्ध कर रहे हैं नियत बल के लिए। ठीक है, किसके लिए सिद्ध कर रहे हैं, नियत बल के लिए सिद्ध करें। अपने मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक पिंड है, हमारे पास में कोई एक पिंड है जो क्या कर रहा है, u वेग से, u प्रारंभिक वेग से सरल रेखा में गति कर रहा है। यानी अपना जो पिंड है वो क्या कर रहा है, सरल रेखा में स्मॉल u वेग से गति कर रहा है। और पिंड जो है उस पिंड पर F बल क्या किया जाता है, आरोपित किया जाता है। F बल पिंड पर अपने क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। पिंड जो है उस पर कितना बल लगाते हैं, F बल लगाते हैं। ये F बल लगाने पर पिंड जो है उसमें कितना त्वरण उत्पन्न हो जाता है, A त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और ये भी अपने मान लेते हैं कि पिंड जो है उसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है। यानी हमारे पास में कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है जो क्या कर रहा है, u प्रारंभिक वेग से सरल रेखा में गति कर रहा है। अब अपने क्या कर दिया, पिंड पर F बल आरोपित कर दिया। पिंड पर F बल आरोपित करने पर पिंड में A जो है वो क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो इससे आप जानते हो F किसके बराबर होता है, m a के बराबर होता है। तो यहाँ से a किसके बराबर होगा, F/m के बराबर होगा। a किसके बराबर है, F/m के बराबर है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में किसका मान है, ये तो हमारे पास में त्वरण a का मान है। आगे अगर अपने बात करें a = F/m के बाद में, तो हम लोग जानते हैं कि अगर पिंड जो है वो कितना विस्थापन तय कर जाता है, s विस्थापन तय कर जाता है। और s विस्थापन तय करने के बाद में पिंड का वेग कितना हो जाता है, वेग v हो जाता है। ठीक है, ये तो अपने सूत्र जानेंगे। F = क्या होता है, ma, और a बराबर होता है F/m के। और अपने ये मान रहे हैं कि s विस्थापन तय करने के बाद में पिंड का वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो अपने पास में जो गति की तृतीय समीकरण है उससे v² = u² + 2as अपने लिख सकते हैं। तो v² तो पिंड का अंतिम वेग है, u² पिंड का प्रारंभिक वेग है। तो यहाँ प्रारंभिक वेग u लेकर के चले थे, और पीछे जो अपने टॉपिक कर रहे थे उसमें विराम अवस्था से पिंड पर बल लगा करके अपने क्या किया था, उसे वेग प्रदान किया था। यानी गतिज ऊर्जा की जब अपने बात कर रहे थे तो प्रारंभ में अपना पिंड विराम अवस्था में था, विराम अवस्था में अपने F बल लगा करके पिंड में त्वरण उत्पन्न कर रहे थे, और पिंड का जो वेग है वो कितना कर रहे थे, v कर रहे थे। परंतु यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ पिंड जो है वो सरल रेखा में गति करता हुआ जा रहा है, कितने वेग से, स्मॉल u वेग से। तो v² = u² + 2a, और a की जगह कितना रखोगे, F/m रखोगे, और साथ में क्या आएगा, इसके s आएगा। तो ये आएगा v² = u² + 2f/m, और अपॉन में क्या लिख दिया आपने, इसके m लिख दिया, और गुणा में क्या आ गया, इसके s आ गया। ठीक है, अपने आगे बात कर लेते हैं, तो अपना v² देखिए किसके बराबर आएगा, v² = u²+, अब देखिए F × S बल गुणा विस्थापन किसका सूत्र है, कार्य का सूत्र है। तो ये बनता है 2W/m। क्या बनता है, 2W/m। इसे थोड़ा सोल्व करता हूँ मैं, पहले मैं लिखता हूँ इसे 2W/m =
v² माइनस u²। लिख सकते हैं अपने ऐसा कि 2w/m किसके बराबर है, v² माइनस u² के बराबर है। ठीक है, अब देखिए पूरी इक्वेशन को अपने m/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, m/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2/m यहाँ से कैंसिल होगा, m/2 से अगर अपने मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ w बचेगा। तो w किसके बराबर, तो ये बना m/2 यानी 1/2 mv² माइनस का 1/2 mu²। ठीक है, तो w किसके बराबर, 1/2 mv² और 1/2 mu², यानी w किसके बराबर, एक तो अपने पास में गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा है, और एक अपने पास में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। इसे अपने कार्य ऊर्जा प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अपने जो है ये क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है। और अपने इसके अंदर देख सकते हैं कि अगर पिंड पर अपने बल आरोपित करके कार्य करवाएं, ये कार्य जो है वो किसके बराबर होता है, पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी अपने कोई एक पिंड है, उस पर अपने F बल आरोपित करके क्या करते हैं, पिंड के द्वारा W कार्य करवाते हैं। तो F बल आरोपित करके W कार्य करवाने पर पिंड की जो गतिज ऊर्जा है उसमें जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन किसके बराबर है, वो परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर है। या अपने जो कार्य कर रहे हैं वो किसके बराबर है, पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। आप सीधा सीधा बोल सकते हो, यदि किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाए और उस आरोपित बल के द्वारा किए गए कार्य का मान किसके बराबर होगा, पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ये हमारे पास में क्या है, किए गए कार्य का मान है। कार्य के बारे में ये तो आप लोग जानते ही हो, जैसे अपने ये लिखा हुआ है Fs, अगर ये W=Fs लिखा हुआ है, विस्थापन जो है वो क्या हो, बल की दिशा में हो तो अपने कार्य धनात्मक आएगा, और अगर विस्थापन जो है वो क्या हो, बल की विपरीत दिशा में हो तो हमारे पास में जो कार्य आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, यानी अगर अपने क्या किया जा रहा है, इस विस्थापन को बल की दिशा में किया जा रहा है, यानी विस्थापन जो है बल की दिशा में हो तो अपने कार्य धनात्मक आएगा, और अगर विपरीत दिशा में हो तो ये क्या आता है, ऋणात्मक आता है। यहाँ अगर अपने देखा जाए, यहाँ अगर अपने देखें तो अपने आप लोग ये बात बोल सकते हो कि अगर बल का जो घटक है वो क्या हो, विस्थापन की दिशा में हो, या विस्थापन जो है वो कौन सी दिशा में हो, उसकी गति की दिशा में हो, और उसी दिशा में बल लग रहा हो तो बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो धनात्मक आएगा। अगर ये धनात्मक आएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो Kf ऊर्जा है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देखना फिर से, यानी अगर आप लोग क्या कर रहे हो, पिंड पर बल आरोपित कर रहे हो, और ये जो आप लोग बल आरोपित कर रहे हो ये उसी दिशा में है जिस दिशा में पिंड जो है वो क्या करता जा रहा है, गति करता जा रहा है। तो उसी दिशा में अगर आप लोग कार्य करके पिंड पर कार्य कर रहे हो तो उससे कार्य का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर कार्य का मान पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब यहाँ कौन सी राशि बड़ी है, इसका मतलब यहाँ ये राशि क्या है, बड़ी है। यानी पिंड की अंतिम गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होगी, इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से ज़्यादा होगी। यानी कोई एक पिंड है, गति करता हुआ जा रहा है, आप लोग उसकी गति की दिशा में बल आरोपित कर देते हो, तो गति की दिशा में बल आरोपित करोगे तो किए गए कार्य का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और कार्य का मान धनात्मक होने का मतलब हो गया पिंड की जो अंतिम गतिज ऊर्जा है उसका मान प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से क्या है, ज़्यादा है। यानी अपना Kf जो है वो क्या है, Ki से बड़ा है। इसी तरीके से देखिए, अगर किए गए कार्य का मान क्या है, अगर किए गए कार्य का मान ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अपना Ki जो है वो क्या है, Kf से बड़ा है, या Kf जो है वो क्या है, Ki से छोटा है। एक ही बात है दोनों, ये जो लिखा हुआ है, या तो आप लोग ये बोल सकते हो Ki क्या है, बड़ा है Kf से, या Kf छोटा है किससे, Ki से। यानी अपनी अंतिम गतिज ऊर्जा जो है वो क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से कम है। तो ये हमारे पास में ये जो इक्वेशन लिखी गई है ये क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो ये कार्य ऊर्जा प्रमेय अपने लिख लिए। अब आगे अपने बात कर लेते हैं किसी नियत बल या अचर बल के द्वारा किए गए कार्य की। तो अचर बल द्वारा किए गए कार्य के लिए देखिए अपने क्या लिखेंगे, अपने नया टॉपिक है अचर बल या नियत बल के द्वारा किया गया कार्य। अचर या नियत बल के द्वारा किया गया कार्य। अचर या नियत
बल द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए अचर या नियत बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका मान अपने किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, कोई एक पिंड लेते हैं और पिंड पर किए गए कार्य का मान ज्ञात करते हैं। तो अपने इसमें देख लेते हैं कि जो विस्थापन है वो कितना है, एफ वेक्टर है, और एफ वेक्टर जो है वो अपना यहाँ पर क्या है, नियत है। ठीक है, अपने अचर बल या नियत बल की बात करें, अचर और नियत बल की बात कर रहे हैं, तो एफ वेक्टर अपना क्या है, नियत है। एफ वेक्टर नियत होने का मतलब देखिए क्या है, एफ वेक्टर नियत, एफ वेक्टर नियत होने का मतलब हो गया कि इसका परिमाण और दिशा, इसका परिमाण और दिशा दोनों क्या है, अचर है। यानी न तो इसका परिमाण बदल रहा है और ना ही क्या बदल रही है, इसकी दिशा बदल रही है। तो इस कंडीशन के अंदर अपने अगर कार्य का मान ज्ञात करेंगे तो उस कार्य का मान देखिए अपने कितना लिखेंगे। यानी अपने ये मान रहे हैं कि अपना पिंड जो ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, और पिंड पर अचर बल आरोपित किया जा रहा है कितना, एफ वेक्टर, और पिंड जो है उसमें कितना विस्थापन आता है, डीएस वेक्टर विस्थापन आता है। तो अपना डब्ल्यू किसके बराबर आएगा, पहले डी डब्ल्यू लिखेंगे, ये आएगा एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर के बराबर, और फिर अपने क्या करेंगे, अपने लिखेंगे इसे डब्ल्यू बराबर या डब्ल्यू ए बी बराबर एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, ए से बी तक अपने इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा आप लोग इसे ये भी लिख सकते हो, डब्ल्यू ए बी बराबर एफ और डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यहाँ एस वेक्टर अपने किसे माना है, यहाँ एस वेक्टर अपने माना है समाकलन ए से बी और डी एस वेक्टर को। ठीक है, जो हमारे पास में कुल विस्थापन है वो कितना है, एस वेक्टर है, और जो अल्पांश में विस्थापन है वो कितना है, डी एस है। ए से बी तक की अपनी बात करें तो एस वेक्टर बराबर आया ए से बी और डी एस वेक्टर। तो अपना डी, ये जो डब्ल्यू ए बी है ये किसके बराबर है, ये एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर के बराबर है। यानी आप लिख सकते हो डब्ल्यू ए बी बराबर एफ एस कोस थीटा। क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू ए बी बराबर एफ एस कोस थीटा। अपने शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जब चैप्टर शुरू कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हो, डब्ल्यू ए बी बराबर या तो एफ और इसके साथ में एस कोस थीटा, या फिर डब्ल्यू ए बी बराबर एस और एफ कोस थीटा। यानी या तो आप ये बोल सकते हो बल और बल की दिशा में विस्थापन, या आप लोग बोल सकते हो विस्थापन और विस्थापन की दिशा में कार्य करने वाला बल। तो आप ये दोनों ही बातें बोल सकते हो, या तो अपने क्या कर रहे हैं, बल और बल की दिशा में विस्थापन, यहाँ विस्थापन और विस्थापन की दिशा में कार्य करने वाला बल। ये दोनों बातें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, किसके लिए, डब्ल्यू ए बी के लिए। ठीक है, अब आगे अपने इसके अंदर कुछ एक स्पेशल केस देखते हैं। तो स्पेशल केस के अंदर अपने 2-3 इसमें स्पेशल केस देख लेते हैं, और उसके बाद में बचा हुआ चैप्टर जो अपने बाद में पढ़ेंगे। देखिए W किसके बराबर है, W बराबर है एफ एस कोस थीटा के। यहाँ आपके पास में क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। इस थीटा के क्या क्या मान आप लोग लिख सकते हो, तो उसी हिसाब से अपने केस बना लेते हैं। यहाँ पर केस फर्स्ट, इसके अंदर जो थीटा है उस थीटा का मान आप कितना लिख सकते हो, 0 डिग्री लिख सकते हो। थीटा कितना लिख सकते हो, 0 डिग्री लिख सकते हो। अगर आप लोग यहाँ थीटा 0 रखते हो तो कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो डब्ल्यू ए बी अपना बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी बराबर आ जाएगा अपने एफ एस के। किसके बराबर आ जाएगा, एफ एस के बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी बराबर एफ एस। ठीक है, यानी बल जो है और विस्थापन जो है दोनों की दिशा क्या प्राप्त हो रही है, समान प्राप्त हो रही है। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड के अंदर थीटा देख सकते हो आप लोग, थीटा कितना हो, अगर 90 डिग्री हो, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो कोस 90 का मान कितना बनता है, 0 बनता है। कितना, 0। तो यहाँ किए गए कार्य का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी अगर थीटा का मान अपने कितना हो, 90 डिग्री हो, तो किए गए कार्य का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और अगर थीटा का मान कितना हो, केस थर्ड की बात कर लेते हैं इसी में। केस थर्ड, अगर थीटा का मान 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो थीटा का मान 180 होने पर आपके पास में कोस 180 बनेगा, और इसका मान कितना होता है, -1 होता है। और उसमें अपने पास में
कार्य जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो माइनस के एफ एस के बराबर आएगा। ठीक है, ये माइनस के, पहला प्लस के और दूसरा जीरो। बचाओ आपने कल पढ़ेंगे।